न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस तरीके से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और इस महामारी से सभी लोग परेशान हैं, और परेशानी नहीं, आज लोगों की आंखों के अंदर खून के आंसू बह रहे हैं और सत्ताधारी सरकारें अपना काम नहीं रोक रही हैं और जनता की फिक्र नहीं है। हमारे बीच में सोशलिस्ट समाज सेवी और समाज चिंतक पूर्व एमएलसी महेश आर्या जी। महेश आर्या जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका भी स्वागत। महेश आर्या जी, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन जो सत्ताधारी सरकार है वो आम जनता को न देख के वो सिर्फ चुनाव का बुगुल बजा रही है और चुनावी षड्यंत्र के अंदर वो काम कर रही है। देखिए, जहां तक सवाल है ये कोरोना महामारी का, तो इसके लिए कई बार हमने और हमारी पार्टी ने भी वार्निंग दिया भी हुआ है कि भाई ये इस पे इंतजाम होना चाहिए। और जो फर्स्ट जो रॉ गई थी उसके बाद से केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस पर पूरा एक्सरसाइज करना चाहिए था और इसके लिए इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं कर पाई और पूरी तरह से केंद्र सरकार इस मामले में फेल हुई है। और उससे साबित हो गया है कि केंद्र सरकार को जनता की परवाह नहीं है, देश की परवाह नहीं है और वो सत्ता की भूखी है। और इस कारण उन्होंने उस पर कोई इंतजाम नहीं किए, लॉकडाउन नहीं लगाया, कोई प्रबंध नहीं किया। पश्चिम बंगाल में और 5 स्टेटों में, राज्य में लाखों लोगों की रैलियां की। मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, तभी ये देश बचेगा, तभी इस महामारी से निजात मिलेगा। लेकिन सर, अभी जब इनको 1 साल 3 महीने हो गए और जब शुरू में कोरोना आया था तो उस समय ये चुनाव में लग गए थे। और अगर हम सीधी बात करें, हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला चल रहा है और बंगाल और अन्य 5 राज्यों के अंदर चुनाव थे, लेकिन पूरे देश की जनता को इन्होंने ऐसे खुलेआम छोड़ दिया और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से जनता के भले की बात नहीं की। देखिए, जहां तक सवाल है, पिछली साल की बात है जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो ये तुगलकी जमात को लेकर के जो यहाँ पर हुआ था निजामुद्दीन में, उसको लेकर के पूरे देश में ऐसे हल्ला मचा दिया गया था, डोरा पीटा गया कि वो तुगलकी जमात इसके लिए दोषी है कोरोना भारत में फैलाने के लिए। और कारण था उसमें 100-125 लोग एक साथ वहाँ इकट्ठे मस्जिद में पाए गए थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर वो लोग दोषी थे और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया, उनको पूरे देश में देशद्रोह ठहराया गया। लेकिन अगर यही गलती आज सरकार के नेतृत्व में दोहराई जाती है, अगर आंखों में नहीं लगाया जाता, यदि वो वृंदावन में सबसे पहले शुरुआत वृंदावन में किया गया, आज पूरे मथुरा वृंदावन में त्राही मची है। और मेरी कल ही बात हुई, कई लोगों से वहां से फोन आते हैं, और जिस तरह से हरिद्वार में महाकुंभ लगाया गया, तो उससे निश्चित रूप से लोग उससे संक्रमित हुए हैं और वो प्रकोप पूरी तरह से बढ़ गया, जो महामारी के रूप ले रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि वर्चुअल माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में महाकुंभ हो जाना चाहिए। अगर किसी धर्म की भावनाओं का सवाल है तो उसको प्रतीक के रूप में किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उसमें लगा करके उसको पूरा तरीके से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके उस महामारी को और बढ़ावा दिया गया, ऐसे समझो जैसे आग जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है इन महाकुंभों ने। लेकिन सर, ये देखा गया है कि जो पूरे देश के अंदर जो शमशान घाट है वहां पर चिताओं के ढेर लगे हुए हैं और अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है और डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आरएसएस के लोग और बीजेपी के विधायक सर जो एम्बुलेंस हैं और सिलेंडर जमाखोरी का काम कर रहे हैं। सर, इतने देश के अंदर विपदा आई हुई है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। और जब आरएसएस के हाथ में है और वो ऐसा संगठन माना जाता है, अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए आरएसएस को। और इस तरीके से जो सरकार चल रही है, सरकार का पूरी तरह से फेलियर हो गई है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सरकार के साथ साथ आरएसएस को भी जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि उसको अगर देश हित होता, देश के प्रति लगाव होता तो कंट्रोल करता। मैं मांग करना चाहता हूँ अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि
आरएसएस से देशभक्त है तो केंद्र सरकार को तुरंत उसको नेतृत्व परिवर्तन कर देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इससे अलग मुक्त कर देना चाहिए। और उन्हीं की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस तरह की बात किया है। मैं उनके से संबंध करते हुए मांग करता हूँ कि यदि केंद्र सरकार फेलियर है तो आरएसएस को उसमें तुरंत हस्तक्षेप करते हुए नेतृत्व परिवर्तन कर देना चाहिए। और यदि वो नहीं करता है तो राष्ट्रपति से मांग करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मांग करना चाहता हूँ कि वो केंद्र की सरकार को बर्खास्त करे और देश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल अपने संवैधानिक अधिकारों को प्रयुक्त करते हुए जो होता है ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए पहल करें, तभी ये देश बचेगा। विपक्ष के लोगों के पास जो तजर्बेकार लोग हैं उनके भी अनुभव का लाभ लें, उस महामारी से देश को मुक्त कराएं। लेकिन सर अभी देखा गया पप्पू यादव जी ने, अभी एक पप्पू यादव जी की वीडियो वायरल हो रही है, एक विधायक के यहाँ सर 18 एम्बुलेंस, एक विधायक के यहाँ जब 18 एम्बुलेंस पकड़ी गई और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बहुत तादाद के अंदर, एक एक विधायक के यहाँ सैकड़ों सिलेंडर पाए जा रहे हैं सर। देखिए जो भी स्कैम हो रहे हैं और बहुत बड़ा स्कैम जो कोरोना को लेकर किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो वो भी उसका कोई जवाब नहीं है। इसमें निश्चित रूप से आम जनता को तो मुहताज कर दिया, रोजी रोटी के लिए, एक दाने के लिए, दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए, टीके के लिए सबको कर दिया। लेकिन जहाँ तक ये देखते हैं तो वो सारा का सारा ब्लैक बाजारी उनके बीजेपी के लोगों के द्वारा कराई जा रही है। जैसा कि आप आपको बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, जो 2200 रुपए की जो पीपी किट होती है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठाए गए थे। वो 22,000 से लेकर के 10,000 से लेकर 50,000 तक बेची गई। उस पर कोई एसआईटी की जांच नहीं हुई, उस पर कोई आज तक रिपोर्ट नहीं आई। अगर वो घोटाला खुल गया होता तो ये दोबारा इनकी हिम्मत नहीं होती। निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी भी इन्वॉल्व है, इसको बिजनेस के रूप में कर रहे हैं और महामारी के साथ देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन सर अभी देखा गया है कि अब इतनी बड़ी लागत से अभी सेंट्रल विस्टा का नाम दिया है, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन बनाया जा रहा है और मोदी जी अपने घर की ओपनिंग कर रहे हैं, घर बनवाने के लिए ये पैसा मंजूर किया गया है। तो सर इतनी बड़ी आपदा के अंदर ये इतना जरूरी काम तो नहीं था कि जनता को देखा जाए और इतनी बड़ी रकम लगा के उसको बनवाया जा रहा है सर। देखिए जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि इसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं थी। जहाँ देश जान के लिए लाने पड़ रहे हों वहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्ट जो कर देना, पूरी अर्थव्यवस्था को उसमें झोंक देना। जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार ने तमाम अपने पैसों से लेकर के और सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हुए संसद भवन तो बनाया। इसके अलावा पूरे देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय बनवाए हैं और जहां अस्पताल बनवाए जाने चाहिए थे, लोगों को सुख सुविधाएं करनी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने अपने बड़े बड़े कार्यालय बनाए, भव्य कार्यालय बनाए। और जो संसद बनाने की बात करी है तो संसद की इतनी आवश्यकता नहीं थी। जब देश रहेगा तभी संसद की महत्व होगा। और अभी जो संसद बनी हुई संसद है वो ऐतिहासिक संसद है, इमारत है और उसको अभी तक काम में लेना चाहिए था। फिर समय आता तब उसके लिए सोच लिया जाता। मैं समझता हूँ ये सरकार की अपरिपक्वता नहीं कहलाएगी, दूरदर्शिता नहीं कहलाएगी। लेकिन सर वो संसद के साथ साथ, संसद भवन के साथ साथ अपना घर भी बनवा रहे हैं। तो देखिए इसकी आड़ में ये तो करते ही हैं। जब वो संसद का काम चल रहा है और वो करेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो जांच एजेंसियों को, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भाई लोग सड़कों पे आए तो उसी समय से महसूस किया जा रहा था कि ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है उनके मांगों के प्रति और इस आंदोलन को लंबा खींच करके उसको अपने आप खत्म करा देना चाहते हैं। आपको ध्यान हो कि जब CAA और NRC को लेकर के आंदोलन पूरे देश में चले तो उस समय देश में अवेयरनेस आई थी जनता में और सरकार के खिलाफ जब खड़े हुए थे तो उन्होंने इस रास्ते को कोरोना को हथियार बनाते हुए और लंबी लड़ाई को जब खींचा, लंबे समय नहीं सुना और बाद में आकर के कोरोना की आड़ में उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। किसानों के प्रति भी वो हथियार चलाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान इस देश का पूरी तरह से हिम्मत और ईमानदारी के साथ डटा हुआ है और मुझे लगता है कि वो लड़ाई जीत के जाएगा। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, सिपाही हूँ और हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर किसी किसानों के हर समस्या के साथ, उनकी मांग के साथ समाजवादी खड़ी है। हाउस में, सड़क पे, संसद में उनकी मांग को उठाएगी और यदि
सरकार जब पूरा नहीं करती है तो जब समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो इन काले कानूनों को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेगी। और प्रदेश में जब 2022 में सरकार बनेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले से सरकार में ले चुके हैं, पहला काम होगा कि हम किसानों की समस्या को सबसे पहले सॉल्व कराएं। लेकिन सर आज जो विपक्ष भी काम नहीं कर रहा है और कोई भी बोल कर राजी नहीं है, अगर कोई बुद्धिजीवी बोलता है तो उस पर तरह तरह के कानून लगा के उन पे जेल में डालने की कोशिश करते हैं। और सर लोहिया जी ने कहा था कि जिस समय रोड सुमसाम हो जाएंगी, सड़कें सुमसाम हो जाएंगी तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने ना तो रोड को सुमसान होने दिया और ना पार्लियामेंट को शांत होने दिया, उसके बावजूद भी इतनी हठधर्मी, इतनी बेशर्मी, इतनी तानाशाही को लेते हो समाज की तरफ, जनता की तरफ सत्ताधारी सरकारों का कोई भी रोल अदा नहीं कर रहे हैं। देखिए ये बात सही है, मैं भी फील करता हूँ कि जिस देश में जो विपक्ष है, अगर विपक्ष कमजोर होता है तो वहाँ सरकार जो है नारंकश हो जाती है और तानाशाही की तरफ बढ़ जाती है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा इस बात को मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा जो भी मामला आया है सरकार के खिलाफ हमने आवाज उठाई, हमारी पार्टी सड़कों पे आई। और अगर उत्तर प्रदेश में चूंकि हमारी पार्टी का जनाधार ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग आए थे सड़कों पर जाकर के धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ काम करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ चूंकि ये कोरोना जैसी महामारी को लेकर के और मैं महसूस करता हूँ कि फिर वो उंगलियां भी उठाते हैं, कहते भाई हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अफसोस तो ये बात का होता है कि ऐसे संकट कालीन के समय में सारे अपोजिशन को एक साथ एकजुट होकर के एक राय होकर के सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। अफसोस तो ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता ऐसे हैं कि बजाय विपक्ष के साथ खड़े होने के, सरकार की आलोचना करने के बजाय, सरकार की कुनीतियों की तरफ उंगली उठाने के बजाय और वो आए दिन मीडिया के माध्यम से अपोजिशन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विपक्ष में लोग दल है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका लाभ केंद्र सरकार लेती है विपक्ष के फूट का। और मैं भी महसूस करता हूँ कि हमारी पार्टी जब जहाँ तक स्तर की बात होगी तो पूरी मजबूती के साथ, जब जिला पंचायत का भी चुनाव हुआ है तो आम जनता ने हमारे साथ जो समर्थन जताया है तो मैं उनके समर्थन का सम्मान करता हूं। और ये संकेत है, ये पहले संकेत है 2022 का जो उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले प्राथमिकता समाजवादी पार्टी को दिया है। और निश्चित रूप से 2022 में सरकार बनेगी तो हम अभी तो पूरा विपक्ष का रोल अदा कर रही है, लेकिन 22 में सरकार बनने के बाद हम पूरी जनता का ख्याल रखेंगे और सरकार के खिलाफ जो है जो भी काम उन्होंने किया, सरकार ने जन विरोधी किया, शिक्षकों को विरोध किया, कर्मचारियों को विरोधी किया और ये आपके जो हमारे लेबर वर्ग है उसके खिलाफ काम किया। तो इन सब के उनको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार नीतियां बनाएगी और इस संकट से उभरने का काम करेगी। सर चलते चलते आपको नेशन न्यूज इंडिया की तरफ से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सर आपको इंडिया नहीं विदेश देख रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और प्रशासन और शासन कोई कदम नहीं उठा रहा, तो आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं पूरी आम जनता से निवेदन यही करना चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और विकसित देशों की श्रेणी में, विकासशील देशों की श्रेणी में है और विकसित देशों के सामने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जो हालात इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने साबित कर दिए है इसमें पूरे देश की लोक हंसाई हो रही है। पिछली बार जब कोरोना का मैटर आया था तो तमाम देशों में हाहाकार मचा था, लेकिन हमारे देश में कहीं तक ऐसा लग रहा था कि उनसे हमारा ठीक है। लेकिन अब की बार महसूस करता हूँ कि पूरी तरह से सारे तंत्र प्रदेश के तमाम देशों ने तो संभाल लिया और इससे सुरक्षा कर लिया, हमारे देश ने लापरवाही साबित किया है। तो मैं यही देश की जनता से ये आह्वान कर देना चाहता हूँ कि देश की जनता को जागरूक होना चाहिए और जो हमारे संविधान है, संविधान के किस तरीके से उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, उनमें जो जनता को दिए गए प्रदत्त अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस देश को उसके जिस चीजों की आजादी के बाद देश को सामंतवादियों से, पूंजीवाद से निकाल करके लोकतंत्र में समाजवाद की तरफ लाया गया, उसके ऊपर पूरी तरह से फिर से धरना लगाने का काम किया जा रहा है। तो मेरी पूरे देश की जनता से यही निवेदन है। एक और मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ और कई बार मीडिया के मैंने सुना भी गया कि जो कोरोना के साइड में एक चीज और जो इफेक्टेड
नजर आ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसमें स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, दावा के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इसकी भी जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा, यदि वो सही है तो उस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। जो 5G स्पेक्ट्रम है, जिसके जो क्या बोलते हैं रेडियंस है, उनके माध्यम से उसके कारण भी ये ऑक्सीजन को प्रभावित कर रही है, वो आम जनता पर उसका असर पड़ रहा है। यदि रेडियंस के कारण 5G को जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है तो उसको तत्काल रोक देना चाहिए तब तक कि पूरी जनता सामान्य तौर पर नहीं हो जाती, कोरोना का पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता। क्योंकि अडवाणी और बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के लिए ये खेल खेलने का काम किया जा रही है सरकार के माध्यम से। तो यदि वो सत्य है तो निश्चित रूप से उसको रोक लग देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आम जनता से कहना चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना से बचाव के लिए, सभी को अपना मास्क लगा करके और जो 2 गज की पूरी सामाजिक सोशल डिस्टेंस मदद करें, क्योंकि यहाँ भी कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ कोई देवी देवता मंदिर सब गुरुद्वारे फेल हो चुके हैं। यदि कोई बचाने, भगवान बुद्ध की आज वो बात याद आती है, तथागत बुद्ध ने कहा था, हजारों साल पहले कहा था कि जब इंसान अपने आप को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए खुद ही प्रयास करना शुरू कर दे, तब से महसूस कर लेना चाहिए कि कोई भी यहाँ देवी देवता भगवान नाम की चीज नहीं है। जब इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद ही पहल करे और उसको सारे रास्ते बंद नजर आए, ये तथागत ने हजारों साल पहले बोला था। तो मैं तमाम देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध के रास्ते में चलते हुए, उनमें भावनाओं को पोषण करते हुए अपनी रक्षा स्वयं करें। अंत दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बने, इससे रक्षा खुद करनी पड़ेगी और सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। मुझसे भी अपने और विपक्ष का पूरा सकारात्मक सहयोग मिलने का सवाल है। तो समाजवादी पार्टी का हमेशा उन्हें सकारात्मक सहयोग रहा है। जो भी कोरोना से निपटने के लिए जो भी सहयोग मांगा है उससे ज्यादा बढ़ के हमारी पार्टी ने किया है। जहां आम जनता को राहत पहुंचाने का मामला हो, सड़कों पर भोजन पानी फल फूल दवाई बंटवाने का मामला हो, हमारी पार्टी सबसे पहले अग्रिम भूमिका में नजर आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यही निर्देश है सबके लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए, कि किसी भी हालत में कोई भी नागरिक अगर सुविधा के लिए, सहायता के लिए अगर जरूरतमंद है तो अपने को बचाव करते हुए सबसे पहले उसकी सहायता करें, हर स्तर से उसकी मदद करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ देश की जनता से कि एक दूसरे की मदद के साथ ये संकट से निपटने की कोशिश करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.